तो द्रव्य गुण में द्रव्य और गुण दो शब्दों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हमें इसकी क्या देखनी है, परिभाषा देखनी है। तो द्रव्य गुण की परिभाषा आता है द्रव्यों के नाम रूप यानी उनका परिचय, गुण कर्म और प्रयोग का सर्वांगीण विवेचन जिस शास्त्र में हो उसे हम द्रव्य गुण कहते हैं। अब यहाँ पे द्रव्य गुण में दो शब्द हुआ, द्रव्य हुआ, दूसरा गुण हुआ। तो द्रव्य से हम क्या समझते हैं कि जो हमारे आंखों के सामने पंचभौतिक पदार्थ दिखाई देते हैं वो, प्लस इसके साथ साथ जो अमूर्त द्रव्य हैं जैसे बिहार है, ताप है, धूप है, इनको भी हम द्रव्य के रूप में ही इंक्लूड करते हैं। इसके साथ ही अब देखो जैसे गुण धर्म में, गुण में तो अभी हम रस पंचक पढ़ेंगे, द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव ये सारी चीजें आती हैं। तो जब हम गुण बोलते हैं तो गुण में हम ये रूढ़ी हो गया है, मतलब मोटा मोटा हम ऐसा समझते हैं गुण का मतलब गुण ही है, बट ऐसा नहीं है। गुण का मतलब यह है कि इसमें आपका रस है, विपाक है, प्रभाव है, कर्म है, ये सारी चीजें इंक्लूड हो गई। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अब द्रव्य गुण का मतलब यह हुआ कि द्रव्य मतलब जो द्रव्यभूत मूर्तिमान दिखाई देता वो भी, और जो नहीं दिखाई देता वो भी, यानी आहार विहार का प्रयोग जो भी करेंगे हम लोग वो भी आपका इसी में इंक्लूड होगा। प्लस इसके साथ जो है आपका गुण के अंतर्गत केवल गुण नहीं होगा, गुण के साथ क्या इंक्लूड होगा, कर्म होगा, विपाक होगा, प्रभाव होगा। ये इसलिए समझा रहा हूँ कि द्रव्य गुण का मतलब केवल द्रव्य और गुण न समझिए, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें गुण का मतलब विपाक प्रभाव ये सरस ये सब कुछ आएगा। ये क्लियर हुआ। इसके बाद आता है महत्व और प्रयोजन। महत्व और प्रयोजन का हर शास्त्र में कोई न कोई प्रयोजन होता है। आयुर्वेद का भी अपना प्रयोजन है। तो आयुर्वेद के मौलिक उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य आतरस विकार प्रशमन, जिससे आप भली बात परिचित हैं। अब जो हमारा स्वास्थ्य की रक्षा करना है, ये माना जाता है कि हमारा शरीर पंचभौतिक है। पंचभौतिक सिद्धांत से आप परिचित हैं, सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम। इसी तरह से जो औषधियाँ वो भी पंचभौतिक हैं। तो यदि हमारे शरीर में किसी पंच महाभूत की कमी होगी तो उसकी पूर्ति पंच महाभौतिक आहार के द्वारा ही की जा सकती है। यह वो आहार द्रव्य के रूप में हमें प्राप्त होगा, उस द्रव्य को हम ग्रहण करेंगे और हमारे शरीर में जो क्षय होगा उसकी हम लोग पूर्ति कर लेंगे। ये क्लियर हुआ। क्योंकि दोनों ही द्रव्य, अपना शरीर भी और जो संसार में जो भी दिखाई देता है वो भी पंचमहाभौतिक है। सामान्य वृद्धि कारणम से उनकी वृद्धि होगी। ठीक है। इसके अलावा में देखो चिकित्सा के चतुष्पाद होते हैं। विषक द्रव्यानुपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयाम गुणवत् कारणम ज्ञेयम विकार व्युक्त शांते। ये चार पाद होते हैं चिकित्सा के। तो चिकित्सक है और अगर उसके पास द्रव्य नहीं है यानी औषध नहीं है तो वह चिकित्सा नहीं कर सकता। ये तो सामान्य सी बात है। आप डॉक्टर हैं, आपके पास कम से कम मेडिसिन तो होनी ही चाहिए। तो ये क्लियर हुआ। अब इसमें हम लोग को एक उपाधि दी जाती, कभी कभी पूछा भी जाता है कि वैद्य को क्या उपाधि दी गई, यानी धानुष्क की उपाधि दी गई। जैसे जो धनुर्धारी होता है वह अपने लक्ष्य को भेज सकता है किसी की सहायता से, किसकी सहायता से, तीर की सहायता से। तो तीर यानी कि जिसके द्वारा वह आश्रय लेकर के, कर्ण जो होगा के से द्वारा, संस्कृत में पढ़ते होगे, कर्ण का मतलब के से द्वारा, जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न किया जाए। तो धनुर्धारी लक्ष्य भेज सकता है किसके द्वारा, तीर के द्वारा। उसी तरह से चिकित्सक रोगी को ठीक कर सकता है, रोग को ठीक कर सकता है किसके द्वारा, औषध के द्वारा या द्रव्य के द्वारा। ये क्लियर हुआ। ये थोड़ा थोड़ा पेज पे अपना मिलाते चलना, ठीक है। इसके बाद आता है कि तीन टर्म आते हैं कि योग, संयोग और प्रयोग। तो जब औषध कोई द्रव्य शरीर में सामान्य संपर्क में है, या इसको योग बोलते हैं, और अनेक द्रव्यों का अगर आपस में कॉम्बिनेशन हो जाता है जिसके कई सारे घटक हो जाते हैं तो उसको संयोग कहते हैं। और दोष दूसरे का विचार करके जो प्रयोग किया जाता है वह जो संयुक्तिक योजना होती है उसको हम लोग प्रयोग कहते हैं। तो योग, संयोग और प्रयोग ये तीन शब्द होते हैं। तो प्रयोग करना एक चिकित्सक जानता है। मेडिकल स्टोर वाले के पास ये सारे कंटेंट वाली औषधियाँ एक साथ वहाँ रहती हैं, लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन एक चिकित्सक जो होता है उसके प्रयोग को जानता है। जैसे एक किसी कॉलेज में कोई लाइब्रेरी होती है, वहाँ हजारों पुस्तकें होती हैं, लेकिन लाइब्रेरियन केवल पुस्तक का नाम बता सकता है, उसके अंदर का क्या भाव है, उससे क्या क्या हो सकता है, वो लाइब्रेरियन नहीं बता सकता। वो इसको एक स्कॉलर ही बता सकता है जो उसको पढ़ाई कर रहा होगा, ठीक है। इसलिए तीन शब्द को समझ के रखना, योग, संयोग और प्रयोग। योग औषधियों का सामान्य संपर्क है,
संयोग किसको बोलेंगे? जब एक से अधिक चीज़ें मिलेंगी उसको संयोग बोलेंगे, और जब संयुक्तिक योजना करके कोई चीज़ ली जाएगी तो उसको हम लोग प्रयोग बोलते हैं। ठीक। अब सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम औसत प्रयोग करने वाले हैं तो औसत के साथ एक श्लोक आता है चरक सूत्र 9/20 का, शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुण दोष प्रवृत्ति पात्रा अपेक्षणी प्रज्ञा चिकित्सार्थम विशोधित। यानी शस्त्र, शास्त्र, ठीक है, ये क्या करते हैं, और सलिल, ये गुण दोष की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि जिस पात्र में यह जाएंगे, पात्रम अपेक्षित, यानी जल का टेस्ट एक ही होता है, लेकिन जैसे पात्र में रखोगे, मिट्टी में रखोगे मिट्टी जैसा, और तांबे के पात्र में रखोगे तांबे के पात्र जैसा। शस्त्र क्या होता है? शस्त्र किसी की हत्या भी हो सकती है, किसी की जान बचाई भी जा सकती है। शास्त्र भी इसी प्रकार होते हैं। शास्त्र भी क्या होता है? जब कोई ग्रहण करता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अपनी बुद्धि, अपनी पात्रता से उस चीज़ को समझ रहे हैं। जैसे मान लो मैं लेक्चर लेता हूँ, 100 बच्चे रहते हैं, उसी में 20-30 बच्चों को नहीं समझ में आता होगा, क्योंकि उनकी पात्रता नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ उससे वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। उसी में 20-30 बच्चे होंगे जिनको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, वो बोलेंगे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और कुछ मीडियम वाले 100 होंगे, कुछ वहीं उसी क्लास में बच्चे होंगे जो बोल रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो उसमें गलती कहाँ है? गलती यहाँ पे है कि सबकी बुद्धि का स्तर अलग अलग, लोग अपने अपने स्तर के अनुसार चीज़ों को समझते हैं। तो ये एक चीज़ दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको, जैसे औषध द्रव्य भी है, अगर आप उसका सम्यक प्रयोग नहीं जानते हैं तो विष के समान घातक होती है। इसलिए आपको याद रखना है कि द्रव्य भी साधन होते हैं और शस्त्र के समान ही हैं। अगर उनका ज्ञानपूर्वक प्रयोग किया जाए तो अमृत के समान जीवनदायक है, और यदि अज्ञानपूर्वक प्रयोग किया जाए तो विष के समान होगा। ठीक, तो ये याद कर लेना ज़रा। और इसके आगे ये भी देख लो कि जो चिकित्सा की जाती है उसका स्टार्टिंग कहाँ से किया जाता है। तो स्टार्टिंग में होता है कि सर्वत्र ज्ञानपूर्वक आचरण ही बोला जाता है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। रोगम आदो परिच्छेद ततो अनंतरम औषधम ततः कर्म विषय पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचरित। यानी कि जब भी आपको परीक्षा करनी है, कोई पेशेंट आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करिए? रोग की परीक्षा करिए, रोग को पहचानिए। रोग को पहचानने के बाद ही आप क्या करेंगे? औषध के बारे में सोचेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो कुछ समझ में आ रहा है? एक चिकित्सक पहले रोग को पहचानता है, उसके बाद उसकी चिकित्सा लिखता है। लेकिन अगर मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो फट फट दवाइयाँ कटती हैं, ये लो ये लो ये लो खा लो। लेकिन हमारा जो आयुर्वेदिक बिलीव है, आचार्य चरक का जो मत है, वो यह है, इसको याद कर लेना। रोगम आदो परिच्छेद ततो अनंतरम औषधम ततः कर्म भिषक पश्चातम ज्ञान पूर्वम समाचरित। ठीक है। अब इसका निष्कर्ष यही है कि आपको अगर चिकित्सा विशारद होना है, अच्छा फिजिशियन बनना है, तो जिस तरह से देखो, एक श्लोक आता है राज निघंटु का है, निघंटुना नाम बिना वैद्यो विद्वानम व्याकरणम बिना अभ्यासेन तो धानुष्क त्रयो हास्यस्य भाजनम। ये कहता है कि कोई वैद्य जो है वह निघंटु के बिना, निघंटु मतलब क्या होता है? जो हाँ हमारी औषधियाँ कंपाइल की गई हैं उनको हम लोग निघंटु बोलते हैं। डिक्शनरी हमारी आयुर्वेदिक डिक्शनरी है। ठीक है। तो ये उपमा दिया है, तो उन्होंने बोला कि 3 लोग ह्रास को प्राप्त हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं बचता है। वो लोग कौन है? सबसे पहले ये हैं कि निघंटुना नाम बिना वैद्यो, यानी कि द्रव्य गुण के बिना या द्रव्यों का नॉलेज के बिना वैद्य। विद्वानम व्याकरणम बिना, विद्वान जो है ग्रामर न जानता हो, व्याकरण न जानता हो, कैसे बोलेगा, क्या लिखेगा, कुछ भी नहीं रचना कर पाएगा। अभ्यासेन च धानुष्क, और धनुर्धारी है लेकिन वो प्रैक्टिस डेली नहीं करता। तो ये क्या होते हैं? हास्यस्य भाजनम, ये हंसी के पात्र होते हैं, ये हंसी के पात्र होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। तो ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, बाकी तो ईजी है। फिर आते हैं हम द्रव्य गुण का विभाग क्या होता है, पेज नंबर 7 है। पदार्थ विज्ञान और द्रव्य विज्ञान 2 भाग में डिवाइड होता है। पदार्थ विज्ञान ऑलरेडी आप पढ़ के आए हुए हैं। फिर द्रव्य विज्ञान नाम रूप, योग विज्ञान, संयोग विज्ञान, और फिर योग फिर से 2 भाग में डिवाइड होता है, गुण कर्म विज्ञान और प्रयोग विज्ञान। अब डिटेल देख लेते हैं। पदार्थ विज्ञान में क्या आता है? मौलिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, द्रव्य, गुण, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म, इनका सैद्धांतिक निरूपण होता है। द्रव्य विज्ञान में क्या आता है? इसमें द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले आता है नाम रूप, यानी नाम से, कुल नाम जाति से प्लांट्स को पहचानना। तो इसमें क्या आता है आपका? फार्मेकोगोनोसी बोलते हैं इसको।
स्थूल रचना तथा वनस्पतिक विवरण के अतिरिक्त उसकी सूक्ष्म रसायन हिस्टोलॉजी को समझना, ये सब होता है। फिर आता है संयोग विज्ञान यानी फार्मेसी, जहाँ विभिन्न द्रव्यों को मिला करके कुछ तैयार किया जाता है, विभिन्न कल्पना, उसको क्या बोलते हैं, संयोग विज्ञान या फार्मेसी। कहीं देखो मेडिकल स्टोर लिखा रहता है फार्मेसी। फार्मेसी क्या होता है, वहाँ पे औषधियों को मिला जुला के आपको कॉम्बिनेशन दिया जाता है। योग विज्ञान क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है गुण कर्म विज्ञान, एक प्रयोग विज्ञान। तो एक गुण कर्म विज्ञान क्या आता है, फार्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। इसमें द्रव्यों के गुण शरीर पे विभिन्न अवयवों पे कैसा कार्य कर रहे हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं। प्रयोग विज्ञान में क्या होता है, इसमें गुण कर्म के आधार पर द्रव्यों के संयुक्तिक प्रयोग को बताया जाता है। तो ये आपका बेसिक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि पदार्थ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहलाते हैं। द्रव्य गुण के पदार्थ होते हैं, ये बार बार एग्जाम में आता है। क्या आता है, किसी शास्त्र के विवेच्य पदार्थ, विवेच्य विषय पदार्थ कहलाते हैं। यानी जिसमें उस विषय को पढ़ा जाता है, वो सारे सब्जेक्ट जो हैं, जो उसके अंडर आ रहे हैं, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। अब द्रव्य गुण के अंदर क्या क्या पढ़ोगे, तो यहाँ 7 पदार्थ होते हैं, यानी 7 जानने योग्य विषय होते हैं। पहले नंबर पे क्या होता है, द्रव्य होता है, यानी काउंट करा दे रहा, द्रव्य, गुण, रस, विपाक, वीर्य, प्रभाव और कर्म। तो द्रव्य में आता है, तो द्रव्य में रसादि गुणों वमनादि कर्मों का जो आश्रयभूत पंच भौतिक विकार है, वो द्रव्य कहलाता है, जिससे हम कोई कार्य को सिद्धि करने का प्रयास करते हैं, जैसे हरित की, विविध की, आम्ल की, ये क्या कहलाएंगे, द्रव्य कहलाएंगे। और इसी में अमूर्त भाव भी आते हैं, जैसे कुछ अपना हमने बोल दिया, धूप का सेवन या वायु का सेवन या कर्म करना, ये सब अमूर्त भाव भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक। इसके बाद आता है गुण, गुण या प्रॉपर्टी जिसको बोलते, द्रव्य में रहने वाले, शीतल है, उष्ण है, स्निग्ध है, रुच्छ है, इसको हम लोग गुण कहते हैं। फिर क्या आता है, रस आता है। रस में क्या होता है, द्रव्यों में जो आस्वादन होता है उसे हम रस कहते हैं, जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये क्या होते हैं, रसों के आस्वादन, जो भी टेस्ट रहता है उसको हम लोग रस बोलते हैं। तो हमें पता है 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। विपाक क्या होता है, विपाक के बारे में बहुत डिस्कस हो चुका है, जठराग्नि पाक के अंतर्गत, जो यानी जठराडे अग्निनाम योगात युद्धेंद्र रसांतरम रसानाम परिणाम अंते सविपाक इति स्मृत। तो जठराग्नि पाक के अनंतर जो रस का अंतिम परिणाम विपाक कहलाता है, 3 प्रकार का होता है, मधुर, अम्ल और कटु। फिर क्या आता है, वीर्य। तो वीर्य तो इन जनरल हम लोग शीतोष्ण द्विविध वीर्य ही मानते हैं, बट कहीं कहीं 6 वीर्य भी लिखा है, तो उसमें ऐड होकर के 8 हो जाएगा। ये शीतोष्ण, स्निग्ध रुच, गुरु लघु, मंद तीक्ष्ण, तो मिला के 8 वीर्य हो गए। बट इन ऐसे ध्यान से देखोगे तो 6 वीर्य ही बनेंगे, और 2 कंपाइल होने के बाद। और इन जनरल जो प्रैक्टिस में हमारे है, वो 2 ही होता है, शीत और उष्ण को ही हम लोग समझते हैं। ठीक। फिर आता है प्रभाव। प्रभाव क्या होता है कि ऐसी सहज विशिष्ट शक्ति जो होती है, वो प्रभाव कहलाती है। जैसे अर्जुन हृदय है, तो अर्जुन ही कसाय रस है, और भी औषधियाँ कसाय रस की हैं, लेकिन सभी औषधियाँ हृदय नहीं है। तो अर्जुन जो है वह हृदय है, इस कारण से क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि प्रभाव के कारण है। ठीक। फिर आता है खदिर, जो है वो कुष्ठग्न है, वो किस कारण है, क्योंकि वह प्रभाव है उसका। खदीर के जैसा गुण वाले और भी प्लांट होंगे। और विडंग का कृमिग्न प्रभाव भी इसी कारण होता है, वो प्रभाव में आता है, इसको याद कर लेना है। फिर आता है कर्म, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना कठिन होता है। ईयरफोन नहीं भाई, अरे म्यूट तो कर लो कम से कम। ठीक है। तो इन प्रभावों का एक्सप्लेन करना कठिन होता है, तो उसमें आता है। फिर क्या आता है कर्म। कर्म में क्या आता है, द्रव्य रसादि गुणों के द्वारा पुरुष शरीर में जो संयोग विभाग परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, जैसे आपने औषधि ली और जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर निकलने लगा, तो क्या कहलाएगा, वमन या विरेचन या लंघन या ब्रिंगड़, ये सारी चीजें होती हैं, क्या करती हैं, कर्म को एक्सप्लेन करती हैं। ठीक। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया पढ़ने वाला। अब आता है फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट ही इसी में है, जो पूरे द्रव्य के बारे में है। तो सबसे पहले आता है, अभी तक क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक। जो ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन के स्टार्टिंग में यही रहता है,
कि ये पदार्थ बताइए, द्रव्य गुण के पदार्थ बताइए, तो द्रव्य गुण के पदार्थ में समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखना है। तो ऐसा नहीं है, वो 7 पदार्थों के बारे में आपको जानना है। फिर आता है ध्रुवगतो धातु से द्रव्य शब्द निष्पन्न होता है। ध्रुवगतो, पेज नंबर है 11। ध्रुवगतो धातु से द्रव्य शब्द निष्पन्न होता है। यहाँ गति या गमन या प्राप्ति से विपरीत, जहाँ गति शब्द होता है हम वहाँ गति गंधनीय में भी पढ़े हैं। अब हम यहाँ क्या मीनिंग समझेंगे, जिसके प्रयोग से रोग दूर हो जाते हैं, गतिमान हो जाते हैं, वह द्रव्य कहलाता है। यह द्रव्य 2 प्रकार का होता है, एक जो औषध के रूप में लिया जाता है और एक जो है आहार के रूप में लिया जाता है। वो बात अलग है, कहीं कहीं पे हमारे रेफरेंस मिलता है कि आहार ही औषध है, आहारो महाभैषज्यम, ऐसा काश्यप का मत है। तो वो तो ठीक है, लेकिन हमें ये समझना है कि द्रव्य के अंतर्गत हम आहार और औषध दोनों की विवेचना करते हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं कि केवल औषध है और कुछ भी ऐसा नहीं कि केवल आहार है। ये बात समझ में आ रही? जैसे कोई डायबिटीज पेशेंट होगा, उसके लिए मीठा चीज़ें न खाना एक तरीके से औषध के रूप में काम करेगा। लेकिन जो नॉर्मल पीपल है वो खा सकता है, वो चावल खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, उसके लिए वो कोई बीमारी का काम नहीं कर रहा। लेकिन डायबिटीज का पेशेंट अगर हरिद्रा का प्रयोग करता है तो वो औषध के रूप में प्रयोग करेगा, और सामान्य व्यक्ति के रूप में वही हरिद्रा जो है वो सोचेगा कि नॉर्मल फूड कंटेंट है हमारा। तो दोनों इंटरमिक्स है, अपने अपने स्थान के अनुसार उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर आता है आपका लक्षण। लक्षण क्या होता है? यत्रासिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत तद द्रव्यम, जिसमें गुण और कर्म आश्रित हों तथा जो अपने कार्य द्रव्यों का समवाय कारण हो, यानी उससे अलग नहीं हो सकता, वह द्रव्य कहलाता है। ठीक, आपको बस इतना याद रखना है, यत्रासिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत तद द्रव्यम, इसको अंडरलाइन कर लो, इतना ही याद रखो। ठीक, फिर आता है आपका पंचभौतिक निष्पत्ति। पंचभौतिक निष्पत्ति कैसे होगा कि जैसे सभी द्रव्य पंचभौतिक होते हैं तो ये भी पंचभौतिक है। अब द्रव्य बनेगा कैसे, जो आप सृष्टि उत्पत्ति का क्रम पढ़े हैं, द्वे केड़ु फिर त्रसेड़ु बनेगा, फिर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इस प्रकार से बनता है। वो अन्य 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 प्रयस जो हम लोग पढ़े हुए हैं पदार्थ में सेम है, और वेदांत में उसी को पंजीकरण बोलते हैं। तो ठीक है, और जो हम लोग का प्रेजेंटेशन होता है कि कौन सी भाग पार्थिव किसको बोलेंगे, तो इसमें रहेगा आधे भाग में एक महाभूत रहेगा और बाकी अष्टम मांस में चारों भाग डिवाइड करके होंगे। तो ये सामान्य है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अपना एक बार पढ़ लेना आइडिया के लिए। तो ये सामान्य वृद्धि कारणम से इसको समझते हैं। ठीक है, चिकित्सा के लिए हम संसार के सभी द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा हमारा बिलीव है। या व्यपदेश भूतेभ्यो ही परम यस्त नास्ति चिंता चिकित्सते। जब सारी चिकित्सा पंच महाभूत से होती है तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि संसार में पंचभूत के बिना कुछ है ही नहीं, सब कुछ पंचभौतिक ही है। तो ऐसे में क्या होगा कि सभी चीज़ों का प्रयोग, यानी देखो एग्जाम आगे नीचे नीचे लिखा है, इसको पेज नंबर 15 पे फर्स्ट पैरा में लास्ट 2 लाइन देखो। तृण रेणु और मन मूत्र जैसे तुच्छ और निकृष्ट द्रव्य से लेकर के स्वर्ण रजत तथा हीरक माणिक जैसे बहुमूल्य द्रव्यों का प्रयोग भी चिकित्सा में किया जाता है। क्लियर हुआ कि मतलब जिसको आप कुछ नहीं समझ रहे हैं, तुच्छ समझ रहे हैं, वो भी औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, और हीरा जैसी बहुमूल्य औषध भी और बहुमूल्य द्रव्य भी हम औषध के रूप में प्रयोग करते हैं। अब जो हमें पढ़ना है प्रधानत्व, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो चैप्टर चलेगा उस टॉपिक की प्रधानता हमको हर चैप्टर में सिद्ध करनी है। अब द्रव्य की प्रधानता यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि द्रव्य ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले ये फर्स्ट पैरा आपको स्किप करना है, कुछ नहीं है। जो प्रधानत्व की युक्तियाँ दी गई उन युक्तियों के नाम आपको याद करने हैं, और जो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ वो आपको समझना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सुश्रुत में द्रव्य के प्रधानत्व में क्या युक्ति दी है, व्यवस्थित्व। व्यवस्थित्व यानी द्रव्य के स्वरूप में एक व्यवस्था या स्थिरता रहती है। अब गोल्ड जैसा वैसे ही दिखेगा, गुड़ीची जैसी है वैसी ही दिखेगी, जबकि
गुण और कर्म जो होते हैं अव्यवस्थित रूप में रहते हैं। पौधा छोटा है तो अलग गुण दिखाएगा, बड़ा होगा तो कुछ और गुण दिखाएगा। लेकिन जो उसका स्वरूप है, गुरुचि को आप जैसे छोटे में देखेंगे और बड़े में देखेंगे, वो लगभग सब कुछ रूप, पत्तियां, टेस्ट, स्वाद, जो भी है उसका टेक्सचर है द्रव्य के रूप में, वो आपको सेम टू सेम दिखाई देगा। लेकिन उसके गुण और कर्म क्या होगा, नया है, पुराना है, नीम पे चढ़ा हुआ है, जमीन पे लोटा हुआ है, कैसी भूमि पे पैदा हुआ है, गुण कर्म उसके बदल सकते हैं। तो चूंकि गुण कर्म बदल सकते हैं, इसलिए वह अप्रधान गुण हुआ, और वो स्थिरता शो करता है, इसलिए वह क्या हुआ, व्यवस्थित हुआ। तो जो व्यवस्थित हुआ वह जो है प्रधान हुआ। पहला युक्ति समझ में आया? ठीक। एग्जाम्पल भी देख लो। आम दिया है, उत्पत्ति काल में से अंत तक आम ही बना रहता है, लेकिन उसके रूप, रस, गुण और विविध कर्म परिवर्तित होते रहते हैं। आम जो होता है वह जब बाल्यकाल में होता है टिकोरा जैसा होता है, छोटा सा होता है, तो वो अपना अम्ल पित्त करता है, पित्त वर्धन करता है। और वही जो है आम जब पक जाता है तो बृंघण करने लगता है, कफ का वर्धन करता है, शुक्र जनन होता है ना। आम है, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक वो आम ही है। इसलिए आम आम की प्रधानता है, रस गुण विरिपा की प्रधानता नहीं। दूसरे नंबर पे क्या है, नित्यत्व। ये भी सेम चीज को बताता है। द्रव्य गुण कर्म की अपेक्षा नित्य होता है। जैसे काल, जल, वात आदि कारणों से रसादि गुण तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु उस अवस्था में भी यह वही द्रव्य है, ऐसी पहचान होती है। अब आम टूट जाए, फूट जाए, सड़ जाए, तब भी उसको हम आम ही बोलते हैं। तो नित्यत्वता को शो करता है। नित्य शब्द से यहाँ अपेक्षिक है, और इसमें आचार्य का अभिप्राय है कि काल परिणाम के द्वारा रूपांतर होने पर भी यह वही है, इस प्रकार जिसकी प्रत्यभिज्ञा हो जाए, यानी इसकी पहचान हो जाए, उसको हम लोग नित्य गुण कहेंगे। अब 5 साल आप कॉलेज में है तो 5 साल आप विद्यार्थी ही हैं, वो पहचान आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता, वो बनी रहती है, नित्यत्व है। अच्छे विद्यार्थी, खराब विद्यार्थी, रेगुलर आते नहीं आते, वो सब सेकेंडरी हो गया। आप वहाँ के स्टूडेंट हैं, वहाँ के विद्यार्थी हैं, ये ओके है। फिर आता है स्वजातीय अवस्थान। स्वजातीय अवस्थान यानी परिणाम होने पर भी द्रव्य अपने पार्थिव और विशिष्ट जाति में ही बना रहता, उसको छोड़ता नहीं है। यानी वह सेम चीज ये भी बता रहा है कि परिणाम होने पे, यानी जब खत्म भी हो जाएगा तब भी वह आम ही रहता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि रसादि के जैसे दधी आद्योपरांत अपनी पार्थिव जाति में ही रहता है, मतलब दही जो है। अब आता है पंचेंद्रिय ग्रहण, यानी पंच भौतिक होने के कारण सभी द्रव्य, जैसे दही वाली बात हो रही थी, तो दही हमेशा पार्थिव रूप में रहेगा, कठोर ही रहेगा, चाहे कितना भी खट्टा हो जाए, उसके गुण धर्म सब बदल जाएंगे, लेकिन वो स्वजातीय स्थान में बना रहेगा, वैसे ही पार्थिव बना रहेगा। ठीक, ये गुण हो गया। फिर आया पंचेंद्रिय ग्रहण। पंचेंद्रिय ग्रहण यानी कि पंच भौतिक होने से हम द्रव्यों को टच कर सकते हैं, उसको इंद्रियों द्वारा हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। किंतु रस और गंध आदि को रसना से घ्राण का विशेष प्रकार का इंद्रिय ग्रहण होता है। ठीक, यानी कि द्रव्यों को तो हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन जैसे रस के लिए विशेषतः उसको टेस्ट करना ही पड़ेगा, घ्राण के लिए उसको सूंघना ही पड़ेगा, मतलब गंध के लिए। तो ये क्या होता है कि अच्छा, दो शब्द बार बार यूज होता है, इसका मतलब यह होता है कि जो विशिष्ट इंद्रिय से ग्रहण होता है वह निष्क्रिय हो गया, और जो जो लार्जर इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है वो श्रेष्ठ हो गया। तो दो शब्द यूज होता है, व्यष्टि और समष्टि। तो व्यष्टि मतलब क्या होता है, अवयव, पार्ट पार्ट, और समष्टि मतलब समग्र, बड़े लेवल पे। ठीक है, तो व्यष्टि की अपेक्षा समष्टि हमेशा प्रधान होता है, अतः द्रव्य प्रधान है। आश्रयत्व, आश्रय देने वाला हमेशा बड़ा होता है, तो लोकाचार में भी देखे हो, जो किसी को शेल्टर प्रोवाइड करता है बड़ा होता है। तो द्रव्य क्या होता है, आश्रय देता है, किसको, गुण को, कर्म को, रस को, सब उसके अधीन ही रहते हैं। जैसे कोई मिठाई खानी है आपको, तो उस मिठाई में क्या करोगे, आप सीधे उस मिठाई को उठाते हो, द्रव्य को उठाते हो, न कि कोई बोलता है कि उसमें से मिठास निकाल के खा लीजिए आप। ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये यही कारण है, क्योंकि वो आश्रय देता है। आपको मीठा कुछ खाना है तो आपको कोई चीनी उठानी पड़ेगी, मिश्री उठानी पड़ेगी, गुड़ उठाना पड़ेगा, न कि आप गुड़ में से उसकी मिठास निकाल के खा लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें उसी द्रव्य के आश्रित रहती हैं। अब आता है आरंभ सामर्थ्य।
आरंभ सामर्थ्य, जो कार्य करने की स्टार्टिंग में जो लीड लेता है उसे आरंभ सामर्थ्य होने के कारण वो श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे मान लो अगर कोई कहे कि कोई मधुर रस ले आओ, तो मधुर रस ले आने में क्या व्यक्ति लेके आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा चीज़ उठाएँ हम या तिक्त रस में हम क्या उठाएँ। होता क्या है कि अगर हमें बिदारी गंधादि वर्ग कैसे कोई बोला त्रिफला लेके आओ, तो तुरंत हम समझ जाते हैं आम्ल की हरित की विविध की लेके जाना है, ठीक है? तो हम आश्रित रसों को नहीं बुलाते हैं या रसों का हमारे लोक व्यवहार में है ही नहीं। हम क्या बोलते हैं, व्यक्ति या द्रव्य को ही हम प्रधानता देते हैं। जैसे हम कोई बोलते हैं कि कोई गुड़ अच्छा है, ऐसा ना बोल के अमुक व्यक्ति अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोलते हो ना? तो है तो गुड़ अच्छा बुरा है ना, व्यक्ति अच्छा बुरा थोड़ी है। जैसे कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं, तो कोई बोलते हैं वो टीचर बहुत अच्छे हैं, तो टीचर का नाम लेके बताते हैं वो टीचर अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, उनके टीचिंग टेक्निक अच्छी है, बाकी सब में बुरे भी हो सकते हैं, है ना? हो सकता है जिसकी टीचिंग टेक्निक अच्छी ना हो लेकिन बाकी चीज़ों में वो अच्छा हो, लेकिन लोक व्यवहार में हम क्या बोलते हैं कि वो खराब टीचर हैं, वो अच्छे टीचर हैं, ऐसा हम लोग बाइफरकेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति प्रधान होता है, इसलिए जिसमें सारी चीज़ें आश्रित होती हैं, गुण है, रस है, वीर्य है, विपाक है, जिसमें आश्रित होता है। इसी प्रकार क्या होता है कि द्रव्य प्रधान होगा क्योंकि सब कुछ उसके आश्रित है और वो आरंभ सामर्थ्य होता है, कार्य को स्टार्ट करने में वो हेल्प करता है। तो इसलिए उसको आरंभ सामर्थ्य में हम बोलते हैं। चिकित्सा व्यवहार में आहरण आदि कर्मों के आरंभ की योग्यता द्रव्य में ही है, रस आदि में नहीं है। फिर आता है शास्त्र प्रमाण्य। शास्त्र में द्रव्य ही प्रधान रूप से निर्दिष्ट है। विभिन्न योगों के वर्णन में द्रव्यों का ही उल्लेख किया गया है, रसों का नहीं। ठीक, जैसे बहुत सारे योग किए जाते हैं, जैसे मान लो कि आंवला च्यवनप्राश बनाना है, तो हम ये थोड़ी बोलते हैं कि अम्ल रस का कुछ यूज किया गया, हम बोलते हैं आंवला यूज किया गया, आंवले का योग है वो, बोलते हैं ना। जैसे अर्जुनारिष्ट है, हम क्या बोलेंगे, अर्जुन यूज किया गया उसमें। ये थोड़ी बोलेंगे कि कषाय और हृदय प्रभाव से वाली कोई औषध यूज की गई है, नहीं, हम डायरेक्ट औषध का नाम लेते हैं, द्रव्य का नाम लेते हैं। इसलिए द्रव्य में प्रमाण वो शास्त्र प्रमाण से वो प्रथम है। फिर आगे देख लो क्रम अपेक्षित्वम, यानी द्रव्य रसादि गुण द्रव्य का अनुगमन करते हैं, अतः उनका क्रम द्रव्य के अवस्था क्रम पर निर्भर करता है। यानी द्रव्य अगर कच्चा होगा तो उनके गुण धर्म दूसरी तरह के होंगे, द्रव्य अगर पक जाएगा तो गुण कर्म दूसरी तरह से होंगे, द्रव्य खराब हो गया तो उनके गुण कर्म भी खराब हो जाएंगे, यानी वो उसके क्रम की अपेक्षा करते हैं। फिर आता है एक देश साधित्व, द्रव्यों की एक देश से चिकित्सा की जाती है। ठीक, जैसे किसी का हम लोग फूल यूज कर लेते हैं, किसी का फल यूज कर लेते हैं, किसी का पत्ता यूज कर लेते हैं, लेकिन अन्य में ऐसा नहीं हो सकता। रस गुड़ वीर्य विपाक में थोड़ी बोलेंगे उसका 20% कर्म ले लो और 30% रस ले लो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए एक देश साध्य होने वाला है, जिस किसी का रूट ले लिया, 10 मूल में 10 मूल मूल ही तो लेते हैं। तो ये चीजें जो हैं आपको एक देश साधित्वा जो होती है ये द्रव्य के अंतर्गत होती है और किसी में नहीं होती। तरतम योग अनुपलब्धि, यानी गुणों में तारतम्य का प्रयोग होता है किंतु द्रव्यों में ऐसा नहीं होता। ठीक, जैसे गुणहीन हो सकते हैं, गुण मधुर मधुर हो सकता है, मधुरतम हो सकता है। अब अधिकतम द्रव्य हो सकता है, ऐसा कोई किसी प्लांट के लिए नहीं बोला जाता। गुड़ुची गुड़ुची है, नीम नीम है, और ये नीमतर में नीमतर है, ऐसा नहीं बोले थे। नीम ये तम है, ये अतर है, ऐसा प्रयोग नीम में नहीं हो सकता। द्रव्य के अंतर्गत ऐसा प्रयोग हम नहीं करते। तो तरतम योग अनुपलब्धि होती है, अन्यों में होता है, ये मधुर है, ये मधुरतम है ना, ये मधुरतर है, ऐसी चीजें आती हैं। फिर क्या आता है विकल्प सामर्थ्य, कल्क कषाय आदि विभिन्न कल्पनाएं द्रव्य की ही होती हैं, रसादि की नहीं, इसीलिए विकल्प बाहुल्य होता है। जैसे कल्क हम किसी द्रव्य का, जैसे गुरुचि का ही हम कल्क बना लेते हैं, नीम की पत्ती का कल्क बना लेंगे, नीम की पत्ती का काढ़ा बना लेंगे, नीम के छाल का कोई काढ़ा बना लेंगे, उससे कोई टेबलेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग द्रव्य का ही कर सकते हैं, रसों या गुड़ का नहीं कर सकते, वीर्य का नहीं कर सकते, प्रवाह का नहीं कर सकते। ठीक, इसके बाद आता है प्रतिघात सामर्थ्य। प्रतिघात क्या होता है, जो आपको अपोज करे, रेजिस्टेंस पैदा करे। अब मान लो कहीं पे मिठाई रखी है, कोई बोले कि बहुत ज़्यादा मीठा है, तो क्या हाथ डाल के उसको टच करके महसूस कर पाओगे क्या?
नहीं कर पाओगे। लेकिन द्रव्य जो अगर वहाँ मौजूद है तो द्रव्य अपोज करता है, यानी प्रतिघात करता है। आप रस को एक मुक्का मारोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर द्रव्य पे किसी अगरू का पेड़ है या नीम का पेड़ है उस पर एक मुक्का मारोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो कुछ है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आता है लास्ट कोटेशन, याद कर लेना। बिना वीर्य के विपाक नहीं है, बिना रस के वीर्य नहीं है, बिना द्रव्य के रस नहीं होता, अतः इन सब में द्रव्य ही श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, ये कोटेशन है, इसको इसी युक्ति को दोहराया है सुश्रुत ने भी, इसको याद कर लेना। तो ये जो आपके टोटल 12 लक्षण होते हैं जो द्रव्य की प्रधानता को सिद्ध करते हैं। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और कोई डाउट इसमें?